क्या आपको पता है कि बिना किसी सरकार की इजाजत के चलने वाली एक डिजिटल करेंसी आज 78 लाख रुपए का जादुई आंकड़ा पार कर चुकी है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग क्यों अपना पैसा बैंकों की जगह इस आभासी दुनिया में लगा रहे हैं? और आखिर क्यों भारत में इस पर सीधे 30% का भारी भरकम टैक्स लगाया जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YTTX न्यूज। आज हम एक ऐसी विशेष और बेहद महत्वपूर्ण सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके पैसे, आपके निवेश और आपके भविष्य से जुड़ी है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम क्रिप्टो करेंसी के उस तिलिस्म को तोड़ेंगे जिसे लेकर आम जनता के मन में अक्सर डर और एक अजीब सा भ्रम बना रहता है। हम भली भांति जानते हैं कि जब भी गाढ़ी कमाई को निवेश करने की बात आती है तो लोग बैंक की एफडी, जमीन जायदाद, शेयर बाजार, बॉन्ड्स, सोना चांदी या फिर विदेशी मुद्रा जैसे पारंपरिक तरीकों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि इन सभी पर कहीं ना कहीं सरकार की नजरे इनायत होती है। लेकिन इन सब के बीच क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा उभरता हुआ नाम है जो रातों रात मुनाफे की कहानियां तो बहुत बुनता है, पर इसकी तकनीकी जटिलता आम लोगों को इससे दूर धकेल देती है। हमारी इस विशेष सीरीज का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम इस मुश्किल लगने वाले विषय को इतनी आसान, व्यावहारिक और घरेलू भाषा में आपके सामने रखें कि अगर आप भविष्य में कभी भी इस क्षेत्र में अपना कदम रखना चाहें तो आपके पास पूरी और पुख्ता जानकारी पहले से मौजूद हो। अगले 12 से 15 एपिसोड्स की इस रोमांचक यात्रा में हम आपको इस आभासी मुद्रा के ककहरे से लेकर सीधे लाइव ट्रेडिंग करने की स्थिति तक पहुंचाएंगे। बस आपको इस पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर हमारे साथ बने रहना है। क्रिप्टो की इस अथाह दुनिया में गोता लगाने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि इस पूरी यात्रा में हम किन किन महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हमारी इस विशेष क्रोनोलॉजी में आप सबसे पहले ये सीखेंगे कि आखिर स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या बुनियादी फर्क होता है और ऑप्शंस ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स काम कैसे करते हैं। हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे कि लेवरेज की असली ताकत क्या होती है, लिक्विडेशन का खतरा निवेशकों पर कैसे मंडराता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज किसे कहते हैं और बाजार के भारी जोखिमों को कंट्रोल करने के लिए पोजीशन साइजिंग या रिस्क मैनेजमेंट के अचूक तरीके क्या हैं। इसके अलावा हम चार्ट एनालिसिस के जरिए बाजार के मूड को पढ़ना, सही समय पर सही ऑर्डर प्लेस करना और इस व्यापार की तमाम पेचीदा शब्दावलियों को डिकोड करना भी गहराई से सीखेंगे। ट्रेडिंग शब्द का सीधा सा अर्थ है व्यापार करना या किसी वस्तु की खरीद फरोख्त करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा देश विदेशों के साथ आयात और निर्यात का भारी भरकम व्यापार करता है। जब हम बाजार में तेल, खनिज या अनाज का व्यापार करते हैं तो उसे कमोडिटी ट्रेड कहा जाता है। और ठीक इसी तर्ज पर जब हम मुनाफा कमाने के लिए क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त करते हैं तो उसे क्रिप्टो ट्रेड का नाम दिया जाता है। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी बुनियादी बात पर केंद्रित है कि ये पूरी प्रणाली आखिर काम कैसे करती है और आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। अब इससे पहले कि हम क्रिप्टो करेंसी के सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाएं, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर करेंसी या मुद्रा क्या होती है, क्योंकि इसके बिना हमारी आगे की कहानी पूरी तरह से अधूरी है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जेब या पर्स में रखा कागज का नोट ही केवल करेंसी है, तो जरा रुकिए और सोचिए कि जो त्वरित भुगतान आप रोजाना अपने मोबाइल से यूपीआई के जरिए पलक झपकते ही कर देते हैं, उसे आप किस श्रेणी में रखेंगे। असल में करेंसी कोई भी ऐसा लीगल टेंडर या वैध माध्यम है जिसे देश की सरकार या किसी प्राधिकृत संस्था की कानूनी मान्यता प्राप्त हो और जिसके जरिए आप अपने रोजमर्रा के छोटे बड़े लेन देन आसानी से कर सकें। इस पूरी व्यवस्था की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, जब दुनिया में पैसों या कागज के नोटों का कोई वजूद नहीं था। पुराने समय में खासकर गांवों में व्यापार का मुख्य आधार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम हुआ करता था। उस दौर में अगर किसी व्यक्ति को साबुन या कपड़े की जरूरत होती थी तो वो उसके बदले अपना 1 किलो अनाज दे देता था, या किसी सब्जी वाले को अपनी सब्जी के बदले कोई और जरूरी सामान मिल जाया करता था। लोग अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें एक दूसरे को अपना सामान देकर ही पूरी कर लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसानी जरूरतें बढ़ीं और बाजार में कई तरह के महंगे उत्पाद आने लगे, तब जाकर ये महसूस हुआ कि हर चीज के बदले सिर्फ अनाज या वस्तु नहीं दी जा सकती
और यहीं से एक सर्वमान्य भरोसेमंद मुद्रा की जरूरत ने जन्म लिया। जैसे जैसे दुनिया में व्यापार का पैमाना बड़ा होता गया, ये पुरानी वस्तु विनिमय प्रणाली पूरी तरह से चरमराने लगी। क्योंकि अगर किसी को लाखों रुपए की कीमत वाला कोई सामान या कोई गाड़ी खरीदनी हो, तो वो भुगतान के रूप में ट्रकों में भरकर अनाज तो साथ नहीं ले जा सकता था। इस भारी असुविधा को हमेशा के लिए दूर करने के लिए शुरुआत में बेशकीमती धातुओं, सोने चांदी के सिक्कों और रत्नों को मुद्रा का रूप दिया गया, क्योंकि इनकी उपलब्धता प्रकृति में कम थी और दुनिया भर में इनकी अहमियत सबसे ज्यादा मानी जाती थी। लेकिन समय बीतने के साथ इन भारी धातुओं को सुरक्षित रखने और ढोने में भी दिक्कतें आने लगी, जिसके बाद कागज के दस्तावेजों ने इस लेन देन की दुनिया में अपनी ऐतिहासिक एंट्री मारी। शुरुआत में लोग एक दूसरे को एक कागज पर लिखकर वादा करने लगे कि मेरे गोदाम में इतना अनाज रखा है, आप ये कागज रख लीजिए और इसके बदले मुझे ये गाड़ी दे दीजिए। लेकिन जब इस कागजी वादे से मुकरने वालों की तादाद बढ़ने लगी और बाजार में धोखेबाजी शुरू हुई, तब जाकर इस पूरी व्यवस्था में सरकार नाम की एक शक्तिशाली संस्था का आधिकारिक प्रवेश हुआ। सरकार ने दोनों पक्षों के बीच में आकर एक सॉलिड गारंटी ली और कागज के उन चुनिंदा टुकड़ों पर अपना ठप्पा लगाकर ये कानूनी वादा किया कि धारक को इसके बदले तय कीमत का सामान हर हाल में मिलेगा। इसके बाद रिजर्व बैंक जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आईं, जिन्होंने देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था की ताकत के आधार पर नोट छापने शुरू किए और इस तरह वो कागज का एक आम टुकड़ा देश का सबसे शक्तिशाली लीगल टेंडर बन गया, जिस पर आज पूरे सिस्टम का अटूट भरोसा टिका हुआ है। लेकिन सरकारों और रिजर्व बैंकों के इस स्थापित सिस्टम में भी एक बहुत बड़ी और खतरनाक खामी थी, जिसने समय समय पर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। और वो खामी थी बिना किसी ठोस आधार के अंधाधुंध कागजी नोट छापने की प्रवृत्ति। वेनेजुएला और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसे देशों का जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने है, जहां की सरकारों ने बिना अपना उत्पादन या जीडीपी बढ़ाए बाजार में खूब नोट छाप दिए, जिसके सीधे नतीजे में वहां भयंकर और अनियंत्रित महंगाई आ गई और लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी बोरियों में भरकर नोट ले जाने पड़े। इसलिए इसी सरकारी हेरफेर, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और टैक्स के भारी बोझ से तंग आकर दुनिया के कुछ बेहद समझदार और तकनीकी रूप से सक्षम लोगों ने एक ऐसा रास्ता खोजना ठाना जो पूरी तरह से सरकारों और बैंकों के चंगुल से आज़ाद हो। उन्होंने ये दृढ़ तय किया कि वो एक ऐसी वैश्विक और स्वतंत्र मुद्रा बनाएंगे जिसका मूल्य कोई नेता, कोई सरकार या कोई रिजर्व बैंक नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से बाजार की डिमांड और सप्लाई यानी मांग और आपूर्ति तय करेगी। उन्होंने इसके लिए उन्नत तकनीक का सहारा लिया और एक ऐसा ब्लॉकचेन सिस्टम इजाद किया जो इंसानी विश्वास पर नहीं, बल्कि क्रिप्टोग्राफी की अभेद्य डिजिटल सुरक्षा पर पूरी तरह से आधारित था। ये एक वर्चुअल या आभासी पैसा था जिसे कोई अपनी जेब में भौतिक रूप से नहीं रख सकता था, बल्कि ये महज कंप्यूटर के जटिल कोड्स के रूप में आपके मोबाइल या डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित मौजूद रहता था। और इसी आज़ाद, पारदर्शी और अभेद्य प्रणाली को दुनिया ने क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना। जब साल 2009 के आसपास सतोशी नाकामोटो नाम के एक गुमनाम व्यक्ति या समूह ने पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को दुनिया के सामने पेश किया, तो शुरुआत में दुनिया भर के लोगों ने इसे महज इंटरनेट का मजाक समझकर पूरी तरह खारिज कर दिया था। लेकिन जल्द ही ये तस्वीर पूरी तरह से बदलने लगी, जब दुनिया के सबसे अमीर, दूरदर्शी और ताकतवर लोगों ने इस नई वित्तीय प्रणाली में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। एलॉन मस्क जैसे दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों को ये बात बहुत रास आई कि उनके पास एक ऐसी अथाह संपत्ति हो सकती है जिस पर किसी भी देश की सरकार, उसके राष्ट्रपति या किसी भी टैक्स एजेंसी का कोई सीधा नियंत्रण ना हो। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज मस्क जैसे दिग्गज लोग डॉज कॉइन जैसी आभासी मुद्राओं को खुलकर अपना समर्थन देते नजर आते हैं। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और सरकारों से इस आज़ादी की चाहत ने शुरुआत में अपराधियों और तस्करों को भी इस तरफ भारी मात्रा में आकर्षित किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके काले धन के लेन देन पर किसी भी देश की पुलिस या सरकारी एजेंसी की नज़र कभी ना पड़े। इसी शुरुआती उथल-पुथल, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जरिए इसकी माइनिंग के क्रेज और बाजार की भारी अटकलों के बीच लोगों ने इसे सिर्फ एक मुद्रा ही नहीं, बल्कि एक संपत्ति या एसेट के रूप में देखना शुरू कर दिया था, जिसके भाव शेयर बाजार की तरह मांग के आधार पर पल पल बदलने लगे थे।
और यहीं से शुरू हुआ इस आभासी दुनिया में पैसे से पैसा बनाने का असली और सबसे बड़ा खेल। आज हालात ये हो चुके हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी कभी शुरुआत में चंद रुपयों के भाव पर बिका करती थी, वो आज बाजार के सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। जिस वक्त आप YTTX न्यूज़ की ये खास और विस्तृत रिपोर्ट सुन रहे हैं, इस वक्त एक अकेले बिटकॉइन की कीमत 71 से 79 लाख रुपए के भारी भरकम आंकड़े के बीच झूल रही है, जो अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है कि जिस चीज का भौतिक रूप से कोई वजूद ही नहीं है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, उसकी कीमत आज करोड़ों के करीब पहुंच गई है। अब आम आदमी के मन में यह सवाल उठता है कि क्या इस आभासी मुद्रा से असल जिंदगी में सच में कुछ खरीदा भी जा सकता है? तो इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है बिल्कुल हाँ। आज दुनिया के कई विकसित देशों में, चाहे वो अमेरिका हो या फिर खाड़ी के देश जैसे दुबई, वहां आप इस क्रिप्टो करेंसी का सीधा भुगतान करके आराम से रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, एप्पल के महंगे गैजेट्स खरीद सकते हैं और यहां तक कि लग्जरी गाड़ियां भी अपने घर ला सकते हैं। इसे अब बाजार में बिल्कुल वैसे ही खरीदा और बेचा जा रहा है जैसे कि कोई कमोडिटी, सोना, चांदी या जमीन बेची जाती है। इस मुनाफे की ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए आज इंटरनेट पर ऐसे कई आसान और सुरक्षित प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जहां आप महज 1 मिनट से भी कम समय के भीतर अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड इस्तेमाल करके अपना खाता खोल सकते हैं और इस नई डिजिटल वित्तीय क्रांति का सीधा हिस्सा बन सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब शेयर बाजार में भी ट्रेडिंग के जरिए यही सब होता है, तो फिर आज के युवा और बड़े निवेशक शेयर बाजार को छोड़कर इस क्रिप्टो करेंसी की तरफ इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं? इन दोनों बाजारों के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर इनके काम करने के समय और इनके नियंत्रण के तरीके में छिपा हुआ है। हमारा पारंपरिक शेयर बाजार पूरी तरह से देश की सरकारों और सेबी जैसी संस्थाओं द्वारा रेगुलेट किया जाता है और उसके खुलने तथा बंद होने का एक तय समय होता है, जैसे सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक, जिसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके विपरीत क्रिप्टो करेंसी के बाजार का कोई समय या माई बाप नहीं है। ये 24 घंटे, 7 दिन और साल के पूरे 365 दिन बिना थके बिना रुके लगातार चलता ही रहता है, जिससे निवेशकों को किसी भी वक्त, यहाँ तक कि आधी रात को भी व्यापार करने की पूरी आज़ादी मिलती है। और अगर आप ये सोचकर परेशान हैं कि एक बिटकॉइन की कीमत तो 78 लाख रुपए है और आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि आपको पूरा का पूरा एक बिटकॉइन खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा, मान लीजिए 0.01%, महज 500 या 700 रुपए लगाकर भी आराम से खरीद सकते हैं। यानी इस करोड़ों की संपत्ति को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आम आदमी की पहुंच के बिल्कुल भीतर ला दिया गया है। इस तेज रफ्तार बाजार में निवेश करने और मुनाफा कमाने के मुख्य तौर पर 2 तरीके होते हैं, जिनमें से पहले और सबसे आम तरीके को हम आसान भाषा में स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब है कि आपने अपनी जेब से पूरे पैसे दिए और उस क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से खरीदकर अपने डिजिटल वॉलेट में हमेशा के लिए सुरक्षित रख लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाजार से कोई जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं या सोने का बिस्किट खरीदते हैं। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ये स्पॉट ट्रेडिंग का तरीका निवेशकों को बहुत ज्यादा रास नहीं आता है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला भारी भरकम टैक्स का डंडा। जैसे ही आप स्पॉट ट्रेडिंग के जरिए खरीदी गई अपनी क्रिप्टो करेंसी को मुनाफा कमाने के लिए वापस बाजार में बेचते हैं, तो भारत सरकार के कड़े नियमों के अनुसार आपको अपने उस मुनाफे पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स चुकाना पड़ता है और इसके साथ ही लेन देन पर 1% का TDS भी अलग से काटा जाता है। इसी भारी टैक्स के जाल से बचने के लिए और कम पैसे में ज्यादा मुनाफा कमाने की चाहत में देश के ज्यादातर समझदार और पेशेवर ट्रेडर स्पॉट ट्रेडिंग से पूरी तरह से दूर रहना ही पसंद करते हैं। वे क्रिप्टो करेंसी को असल में खरीद कर रखने के बजाय एक दूसरे और कहीं अधिक स्मार्ट तरीके की तरफ अपना रुख करते हैं। इसे वित्तीय बाजार की तकनीकी भाषा में डेरिवेटिव्स या फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहा जाता है, जो आज के समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। तो आइए अब इस डेरिवेटिव्स और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के मुश्किल लगने वाले तिलिस्म को जमीन की खरीद फरोख्त के एक बहुत ही आसान और घरेलू उदाहरण से गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आपको शहर में 1 करोड़ रुपए की कोई जमीन पसंद आ गई, लेकिन आपके पास तत्काल इतने पैसे नहीं हैं। आप जमीन के मालिक को महज 1 लाख रुपए का टोकन अमाउंट या साई देकर उससे ये लिखित करार कर लेते हैं कि 2 महीने बाद आप बाकी पैसा देकर इस जमीन को 1 करोड़ में ही पक्का खरीदेंगे।
अब अगर 1 महीने बाद ही बाजार में बूम आता है और उस जमीन की कीमत उछलकर 1.5 करोड़ रुपए हो जाती है, तो आप उसी 1 लाख रुपए के निवेश पर अपनी जमीन को आगे बेचकर सीधे 50 लाख रुपए का भारी भरकम मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स ट्रेडिंग में बिल्कुल यही खेला होता है। यहाँ आपको 78 लाख का पूरा बिटकॉइन खरीदने के लिए पूरे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप महज 5,000 रुपए का एक छोटा सा बुकिंग अमाउंट देकर भविष्य की कीमत का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं, जिसे बाजार की भाषा में लेवरेज लेना कहते हैं। इस तरह आप असल सिक्के को छुए या खरीदे बिना ही भविष्य में होने वाले उसके उतार चढ़ाव पर अपना दांव लगाकर एक मोटा और शानदार मुनाफा सीधे अपने नाम कर लेते हैं। और यही कारण है कि लोग इसमें इतना पैसा बना रहे हैं। अब अंत में आते हैं उस सबसे बड़े और अहम सवाल पर, जो भारत के हर नए निवेशक के मन में सबसे पहले उठता है। क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इल्लीगल? YTTX न्यूज़ के दर्शकों, इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि आज की तारीख में भारत में क्रिप्टो करेंसी एक लीगल टेंडर या वैध मुद्रा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप बाजार में जाकर अपना बिटकॉइन देकर आलू, प्याज, राशन या कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सुनार के अलावा किसी किराने वाले को सोने का सिक्का देकर उससे रोजमर्रा का सामान नहीं ले सकते। सरकार इसे मुद्रा नहीं मानती, बल्कि एक एसेट या संपत्ति मानती है, ठीक सोने की तरह। आप इसे खरीद सकते हैं, इसे बेच सकते हैं, इस पर व्यापार करके मुनाफा भी कमा सकते हैं और सरकार को उस मुनाफे पर नियम के अनुसार टैक्स भी दे सकते हैं। लेकिन सरकार इसके नुकसान की कोई गारंटी या जिम्मेदारी नहीं लेती, क्योंकि ये पूरी तरह से एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है और इसे सरकारों से अनियंत्रित रहने के लिए ही बनाया गया था। इसलिए अगर कल को कोई प्लेटफॉर्म आपका पैसा लेकर भाग जाता है या बाजार बुरी तरह क्रैश कर जाता है, तो इसके जोखिम और इसके बचाव की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी होगी। इसीलिए हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग के जोखिमों से बचते हुए सुरक्षित फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ कदम बढ़ाना ही सबसे बड़ी समझदारी मानी जाती है, जिसके सभी गुण और बारीकियां हम आपको इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही गहराई से सिखाने वाले हैं। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने हर दोस्त के साथ शेयर करें। ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें YTTX न्यूज़। देखते रहिए। जय हिंद।